हेलो स्टूडेंट। आप सभी की डिमांड पर जो है हम क्लास 11th और 12th का जो है ओरिजिनल पेपर अतुल माहेश्वरी का लेकर के आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं ये पेपर जो है आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो इसमें कहा गया है किसके सुझाव पर जो है राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला है उस राज्य के मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन इसका है बी मुख्य न्यायाधीश, सी है प्रधानमंत्री, डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग को घबराना नहीं है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये रियल पेपर है अतुल माहेश्वरी का। तो चलिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सेम इसी पैटर्न पर हम लोग आपकी तैयारी भी करवा रहे हैं। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर जो है पूरा सिलेबस अतुल माहेश्वरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। लास्ट में जैसे आप लोग का एक मंथ बचेगा, जब आपका एक मंथ यानी कि एक महीने आपका बचेगा, तो याद रखना एक महीने पहले जैसे ही एक महीने बचेंगे उसी के भीतर आप लोग का जितना भी हो सकेगा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। साथ ही साथ याद रखना कि मॉडल पेपर भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग को निश्चिंत रहना है, पूरा का पूरा जो है अतुल माहेश्वरी की तैयारी हम लोग अपने चैनल पर करवा रहे हैं। तो आप लोग हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है नसें, ऑप्शन बी है धमनियां, ऑप्शन सी है सेप्टम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धमनियां। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी धमनियां। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, धमनियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना आप सभी, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। तो इसमें शेष अन्य से भिन्न बताना है कि वह कौन सी नदी है जो भिन्न है इसमें से। तो ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है महानदी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिंधु। क्या हो जाएगा, सिंधु। सिंधु क्यों अलग है, याद रखना जो ये तीन नदियां आप लोग देख रहे हैं नर्मदा, ताप्ती और महानदी, ये एक प्रायद्वीपीय नदी है। क्या है, ये प्रायद्वीपीय नदी है। और जो कि ये सिंधु जो है ये हिमालयी नदी है। कौन सी नदी है, हिमालयी नदी है। आप लोग को याद रखना है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो एसबीआई है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो इसमें बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किडनी। कहाँ पे शुद्ध होता है, किडनी में शुद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। बिहार जो है भारत का ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति जो है आय सबसे कम है। आगे है आठवां क्वेश्चन, कौटिल्य यानी कि चाणक्य और जो विष्णुगुप्त ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली है। तो भारत में जो मौर्य वंश की नींव डाली तो किसके जो है सहायता से डाली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। क्या है, चंद्रगुप्त है। यानी कि कौटिल्य जो थे चाणक्य विष्णुगुप्त ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी, चंद्रगुप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नौवां क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल मापता है। तो रिक्टर स्केल क्या मापता है, तो याद रखना आपसे जो रिक्टर स्केल होता है उससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने से दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण है। तो दूध को मथने से क्रीम जो उसमें अलग होती है तो उसके अलग होने का क्या कारण है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा में। कहाँ पे स्थित है, ओडिशा में स्थित है। याद रखना आप सभी,
कि जो ये चिल्का झील यानी कि झील से जो आपका प्रश्न बना था ये क्लास 9th और 10th में भी बना था। किसमें बना था? 9th और 10th में भी आया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो 11th और 12th का भी ये पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं इसमें भी आया है। तो इससे जो रिलेटेड प्रश्न बनने वाले हैं झील से रिलेटेड, हमने उसका जो है वीडियो उसको कल करा दिया है पूरा, उसमें झील से रिलेटेड। और जो यहाँ पे नदियों से आप लोग देख सकते हैं, जो नदियों से रिलेटेड पूछा गया है प्रश्न, इसका भी हमने जो है वीडियो पूरा बना दिया है कि नदियों से रिलेटेड जितने प्रश्न आएंगे और झील से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे तो आप लोग वहां से पढ़ लेना। पूरा का पूरा हमने उस वीडियो में पढ़ा दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक मिल जाएगा आप लोग को, या तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जीके की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पे उसको हमने जो है प्लेलिस्ट में सेव किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे डील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील जो है कार्यक्रम आरंभ कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1995 में। कब जो है मिड डे डील जो है कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? तो निम्नलिखित में किस समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नरसिम्हन समिति। क्या हो जाएगा? नरसिम्हन समिति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि जो है परामर्शदाता है। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सचिव विधि मंत्रालय। क्या हो जाएगा? सचिव विधि, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं है, ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी यहाँ पे है, ऑप्शन डी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 5वां क्वेश्चन, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था तो कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो है इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, किसकी? जो इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, यानी जो इंग्लिश ग्रामर का आपका जो इंग्लिश सेकंड का क्वेश्चन आता है, यानी कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग में? जो है 10 क्वेश्चन। चाहे आप लोग 9th की तैयारी कर रहे होंगे या 10th की या 11 12, सभी में क्या है 10 प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्न अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हमारा जो है सेकंड चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है उसका जो है आप लोग को लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से हमारे सेकंड चैनल पर जो है पूरा फुल तैयारी इंग्लिश की कर सकते हैं। और 100% है कि आप लोग 10 के 10 क्वेश्चन करके आओगे। तो याद रखना, अगर इंग्लिश की पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे सेकंड चैनल से जुड़ना मत भूलना। और अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, जिसपे आप लोग को मैथ जो है आपका, रीजनिंग जो है, और जो हिंदी है, कंप्यूटर है या हिस्ट्री है, जो भी जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी तैयारी अगर आप लोग को करना है तो हमारा ये वाला जहाँ पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा जो है प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यूरेनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो है निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है नर्मदा नदी? जो है अरब सागर में। कहाँ पे मिलती है? अरब सागर में। तो इसका भी जो है नर्मदा नदी, यानी कि अभी हमने बताया कि जो नदियों से रिलेटेड प्रश्न बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप 11th या 12th में होंगे या 9th और 10th में होंगे, तो आप लोग का पूरा वहाँ पे क्वेश्चन इससे बनता है कि नदियों से रिलेटेड और झील से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग याद रखना, अगर उस जो है अभी तक आप लोगों ने इसका वीडियो, यानी कि जो नदियों से रिलेटेड और झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर नहीं देखा है तो आप लोग जा करके प्ले लिस्ट चेक कीजिए जीके का, वहाँ पे हमने पढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो महतारी वंदन योजना का जो संबंध है किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो महतारी वंदन योजना का जो संबंध है कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों की खोज की है? तो निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों की खोज की है? तो याद रखना, जो एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्टजन ने की थी। किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्टजन। तो यहाँ पे आप लोग जो ये मॉडल पेपर यानी कि रियल पेपर आप लोग अतुल माहेश्वरी का देख रहे हैं, ये केवल हमारे ही चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी अगर जो अन्य चैनल वाले तैयारी करा रहे हैं वहाँ पे आप लोग को रियल पेपर नहीं मिलेगा, मॉडल पेपर वो खुद से तैयार करके दे सकते हैं। बाकी जो है रियल पेपर आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगा हमारे चैनल
चैनल के सिवाय। तो आप लोग को अगर रियल पेपर और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ें करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आप लोग याद रखना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1950 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एडमिरल कप। एडमिरल कप किससे संबंधित है? सॉरी, यहाँ पे एडमिरल कप है जो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा नौकायान। तो एडमिरल कप जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो नौकायान से होता है। नौकायान जो है एडमिरल कप से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो कौन परतदार चट्टान नहीं होता है? तो याद रखना आप सभी, जो इसका ऑप्शन डी है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो होता है परतदार चट्टान नहीं होता है। बाकी ये सभी जो देख रहे हैं सैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सभी परतदार चट्टान होते हैं। आगे है पायरिया रोग। पायरिया रोग किस शरीरांग को प्रभावित करता है? यानी कि पायरिया जो है, इसमें कहा जाए पायरिया रोग जो है वो किस किस जो है शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मसूड़े को। किसको प्रभावित करता है? मसूड़े को। यानी कि दांत से संबंधित बीमारियां होती हैं, जो दांत के मसूड़े होते हैं वहां जो है क्षतिग्रस्त कर देता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आप लोग को इसको कमेंट करके बताना है कि जो आंध्र प्रदेश के अभी हाल ही में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो आप लोग कमेंट करके बताओ। ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसमें अगर ऑप्शन नहीं होगा तब भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो भारत में कागज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो भारत में कागज का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो कहाँ है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में जो है कागज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है ये, याद रखना आप सभी। अगला प्रश्न है, सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री जो है किस खेल से संबंधित है? तो सुनील छेत्री जो है किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है फुटबॉल। सुनील छेत्री जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सबसे लवणीय सागर है। तो सबसे लवणीय सागर कौन सा होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा मृत सागर। तो जो ये मृत सागर होता है वो सबसे लवणीय सागर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ बताना है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है जो पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी है रहने की जगह, ऑप्शन सी है मृतकों का टीला, ऑप्शन डी है एक बाजार क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो यहाँ पे फिर से झील से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है तो चलिए देखते हैं। तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील जो है स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। तो फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो यहाँ बताना है पृथ्वी पर जो है दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा जो है वहां पर जो है दिन रात की अवधि जो है वो समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित जो है, यहाँ पे लिखा है माल बिकाग्नि मित्रम जो नाटक है उसका नायक था। तो उसका नायक यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अग्निमित्र। क्या हो जाएगा? अग्निमित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भूमि कर। तो भूमि कर जो है इसका राइट आंसर है। आगे है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सीन नदी। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के जो तट पर स्थित है कौन सा? पेरिस शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है तो इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सी जो भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। बाकी ये सभी जो है उसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 4। कितनी बार विचलित होती है? 4 बार विचलित होती है। आगे है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये देख रहे हैं ये सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित? यहाँ पे बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ यहाँ पे होता है। क्या होता है? मध्य प्रदेश नहीं, बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ होता तो ये भी सुमेलित हो जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? किसका नारा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, BRS। तो BRS जो है क्या है? तो BRS क्या है इसको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है एक बीमारी, ऑप्शन बी है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, ऑप्शन सी है एक अखिल भारतीय सेवा, ऑप्शन डी है भारतीय वायुसेना का जहाज। तो BRS क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। याद रखना कि BRS का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म इसका होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे अब आप लोग देखो कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जो है मैथ और रीजनिंग का, तो यहाँ पे आप लोग जो मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं, मैथ और रीजनिंग के यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये है आपका हिंदी का प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ है 81 से। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे यहाँ पे हिंदी का पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो शब्द है वो अमात्रिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला रोजी, दूसरा है लीला, तीसरा है शिवा और चौथा है रमन। तो यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से बताना है कौन सा शब्द जो है अमात्रिक, यानी कि जिसमें मात्रा ना लगी हो। अमात्रिक का मतलब होता है जिसमें मात्रा ना लगा हो। तो सभी में देखो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें सब में मात्रा लगी है, लेकिन ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर, क्योंकि रमन में कोई मात्रा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना कि जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत हार्ड नहीं पूछे जाते। तो हिंदी और इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, इसके लिए घबराना नहीं है। बाकी और सभी चीज़ों की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे संपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। याद रखना मैथ का जो क्लासेस है यही नहीं चल रहा है, मैथ की क्लासेस आप लोग का जो है बहुत जल्द चालू हो जाएगा और बहुत जल्द समाप्त कर दिया जाएगा 1 शॉट में। तो आप लोग को घबराना नहीं है, आपका सभी जो है सिलेबस अपनी मास्टरी का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पंडित का स्त्रीलिंग बताना है। तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए है पंडितानी, ऑप्शन बी है पंडितानी, इसमें पहला था पांडितानी, यहाँ पे दूसरा है पंडितानी, ऑप्शन सी है पंडिताइन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पंडिताइन। क्या हो जाएगा? पंडिताइन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड ना हो सके? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है कृदंत, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है प्रत्यय, ऑप्शन डी है वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ण। वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसको क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ण। क्या बोलते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 85 नंबर का, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है पाप करना, ऑप्शन बी है निर्दोष होना, ऑप्शन सी है चोरी करना, ऑप्शन डी है दोषी होना। तो यहाँ पे जैसे आपसे भी बोलते होंगे अपने दोस्तों वगैरह को कि दूध का तुम धुला हो, यानी कि जब कोई वो बातें झूठ बोलता है, जब वो अपनी बात को नहीं मानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तब आप लोग बोलते हैं कि दूध का धुला होना, कि तुम दूध के धुले हुए हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निर्दोष होना। यानी क्या होता है इसका मतलब, इसका जो अर्थ होता है वो निर्दोष होना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो कदली शब्द का जो है तद्भव रूप बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है कर्तरी, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है कुण, ऑप्शन डी है केवड़ा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा। कदरी शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, केला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 87 नंबर का, मोह शब्द में से कौन सा विशेषण है। तो इसमें कहा जा रहा है जो मोह लिखा है, मोह में कौन सा विशेषण है, यानी कि इस शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है गुणवाचक, ऑप्शन डी है सार्वजनिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुणवाचक। क्या हो जाएगा, गुणवाचक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। मोह में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। तो मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। तो इसमें बताना कि इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है इसमें बताना है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता अवस्था, ऑप्शन बी है मूलावस्था, ऑप्शन सी है उत्तरावस्था, ऑप्शन डी है उत्तमावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तमावस्था। तो याद रखना, जब किसी की तुलना सब से करके, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर वस्तु है उसकी तुलना सब से करके उसे श्रेष्ठ या बुरा बताया जाए। जब किसी जो है वस्तु की तुलना जो है सब से करके, यानी कि सभी से करके उसे श्रेष्ठ और बुरा बताया जाए, तो वहां पे हमेशा याद रखना क्या होता है, उत्तमावस्था होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं, तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है विकारी सर्वनाम, ऑप्शन बी है अविकारी, ऑप्शन सी है संयुक्त, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसको क्या कहते हैं, तो संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। आगे है सकारात्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनना है। ऑप्शन ए है भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहा था, ऑप्शन बी है इसका मछलियां तालाब में तैर रही हैं, ऑप्शन सी है धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, ऑप्शन डी है बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों ने जो है हिंदी के प्रश्न देखे, याद रखना इन सभी से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे के सारे हम चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो इसका पूरा फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें आप लोग हिंदी की पूरा तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को एक मंथ पहले, यानी कि पेपर के एक महीने पहले अगर आप लोग को पूरा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सारे चैप्टर्स का करना है, तो आप लोग हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे आप लोग अपना जो है तैयारी और बेहतर ढंग से कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की ओर चलते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछा गया, कैसा क्वेश्चन पूछा गया, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इंग्लिश का जो पहला प्रश्न इसमें कहा गया है, ये 91 में, while drafting a notice while drafting a notice student may be instructed to use dot dot language। यानी कि इसमें कहा क्या गया है, पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि नोटिस जो है उसको तैयार करते समय छात्रों को जो है भाषा का उपयोग करने का निर्देश दिया जा सकता है। तो निर्देश किस किस चीज का दिया जा सकता है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या सीधी बात। यानी क्या कहा जाता है इसमें, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष या सीधी बात जो है उसका निर्देश दिया जाता है कि डायरेक्ट लिखना है। नोटिस तैयार करते समय याद रखना छात्रों को जो है भाषा का उपयोग करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन क्या दिया जाता है, डायरेक्ट, यानी कि सीधी बात, यानी कि प्रत्यक्ष बात लिखने के लिए कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 92 वाला क्वेश्चन है, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आफ्टर आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डॉट डॉट ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि फॉरेन लैंग्वेज इसमें पूछा जा रहा है, फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि वो प्यूबर्टी का मतलब होता है, प्यूबर्टी का मतलब यौवन, क्या होता है, यौवन होता है। तो याद रखना यौवन के बाद, इसमें कहा जा रहा है कि यौवन के बाद जो है एक नई भाषा सीखने से विदेशी भाषा के डाट डाट में कठिनाई होती है। इसमें कठिनाई किस में होती है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा डिफिकल्टी इन एक्यूशन। सॉरी यहाँ पे एक्यूशन लिखा है, क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन एक्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिफिकल्टी इन एक्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि सीखने या ग्रहण करने में क्या होता है, कठिनाई होता है। जैसे कि यानी कि यौवन के बाद एक नई भाषा जब सीखने से जो है विदेशी भाषा की जो है उसमें उसको सीखने में क्या होती है, कठिनाई होने लगती है, यही कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 का क्वेश्चन है यहाँ पे, an activity क्या है, an activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is a dot dot activity। यानी कि इसमें कहा क्या जा रहा है, पहले इसको समझ लो। इसमें कहा जा रहा है कि जो एक ऐसी गतिविधि होती है, गतिविधि सॉरी यहाँ पे
एन एक्टिविटी का मतलब गतिविधि, तो ऐसी गतिविधि जिसमें जिसमें जो है कक्षा को लक्षित भाषा में जल संरक्षण के महत्व पर, या जो है पावर पॉइंट यानी कि पावर पॉइंट जो है पावर पॉइंट डिजाइन और प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, वह एक क्या होती है, कौन सी गतिविधि होती है, यही बताना है। तो याद रखना कि जिसमें अगर बहुत सारी चीज़ों का जानकारी लेंगे, जैसे कि एक गतिविधि होगी लेकिन उसमें बहुत विषय शामिल होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या शामिल है, पावर पॉइंट जो है, प्रेजेंट जो है यानी कि क्लास का डिजाइन वगैरह जो है, इसमें जल संरक्षण के महत्व पे बात की गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। तो ये सभी बहुत सारी चीजें अगर इसमें शामिल हो जा रही हैं, यानी कि एक गतिविधि में बहुत विषय जब शामिल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बहुविषयक। क्या बोलते हैं, बहुविषयक बोलते हैं। तो बहुविषयक की जो इंग्लिश होती है क्या होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी। क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, इसका मतलब होता है बहुविषयक। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखना कि जो आपका यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ये हार्ड लेबर का है 11th और 12th में, लेकिन याद रखना कि 9th और 10th में जो आता है, 9th और 10th में एकदम बिल्कुल आसान रहता है। याद रखना जो आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस होता है उसी में से आता है। तो इसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिए हैं अपने मन से, दिमाग यानी कि जो मानसिक योग्यता होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दे दिए हैं कि आप लोग को अगर जो है इसकी हिंदी यानी कि ट्रांसलेशन वगैरह अगर आप लोग अच्छे से कर पाओगे तो जो है इसका राइट आंसर निकाल ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पे 94 नंबर का क्वेश्चन है, ए प्रिजनर वाज एक्यूज्ड डॉट डॉट मर्डर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें कौन से वर्ड का यूज किया जाएगा, फॉर का या ऑफ का या ऑन या जो एट है इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसमें बताना है कि ए प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर, तो इसमें कौन सा वर्ड जो है इस्तेमाल, कौन सा प्रीपोजिशन जो है यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना जब भी अगर कैदी पर यानी कि प्रिजनर वाज एक्यूज्ड यानी कि जो कैदी होता है अगर उस पर हत्या का आरोप लगाया जाए तो याद रखना हमेशा वहां पे हम किसका उपयोग करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ऑफ का यूज करते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी एक्यूज्ड ऐसे ही देख लेना, एक्यूज्ड जब भी आ जाएगा यानी कि मर्डर वगैरह के बारे में बात किया गया है तब वहां पे हमेशा प्रीपोजिशन जो है फिक्स प्रीपोजिशन है कि ऑफ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द पुअर मैन डाइड डॉट डॉट कैंसर, यानी कि कहा जा रहा है जो पुअर मैन था यानी गरीब आदमी जो है कैंसर से क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन फिलअप किया जाएगा। तो याद रखना कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है, जब किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है वो कैंसर से हो जाए या जो है हैजा या मलेरिया आदि यानी कि बीमारियों के कारण होती है, तो याद रखना वहाँ पे जो प्रीपोजिशन वहाँ पे भी प्रयोग होता है वो आपका ही यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो क्या यहाँ पे फिलअप होगा, तो आप फिलअप किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इरोनी, यानी कि इरोनी का जो है, इरोनी का सिनोनिम्स बताना है, यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी का मतलब जो पर्यायवाची होता है वही शब्द बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी है रियलिटी, ऑप्शन सी है प्रेज, ऑप्शन डी है पैराडॉक्स। तो इरोनी का मतलब याद रखना कि विडंबना होता है। क्या होता है, विडंबना होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब भी होता है विडंबना, यानी कि विडंबना कह सकते हैं या विरोधाभास कह सकते हैं। इसका जो यानी कि हिंदी होता है, इरोनी का मतलब होता है विडंबना या विरोधाभास कह सकते हैं। पैराडॉक्स का मतलब भी विडंबना या विरोधाभास। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इरोनी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा पैराडॉक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, थोड़ा सा देख लो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें देखो कि 97 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है स्किल्ड रीडिंग इज। तो स्किल्ड रीडिंग इज क्या है, तो यहाँ पे याद रखो आप सभी 97 का जो राइट आंसर, यानी कहा जा रहा है स्किल्ड रीडिंग का मतलब होता है कुशल पाठन है। तो कुशल पाठन क्या है, तो याद रखना एक रचनात्मक जो है, रचनात्मक यानी कि अर्थ का जो निर्माण होता है वही होता है कुशल पाठन। तो कुशल पाठन क्या है, एक रचनात्मक यानी कि रचनात्मक या बोल सकते हैं या अर्थ का निर्माण करने वाला जो होता है वही स्किल्ड रीडिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कंस्ट्रक्टिव। स्किल्ड रीडिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जो है कुशल पाठन क्या है, एक अर्थ का निर्माण करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 98 क्वेश्चन में कहा गया है द अपोजिट ऑफ द वर्ड रेफ्यूज। तो अपोजिट वर्ड बताना है किसका, रेफ्यूज का। रेफ्यूज का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, तो रेफ्यूज का मतलब होता है मना करना। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है,
मना करना तो इसका विलोम बताना है कि उल्टा बताना है, यानी कि जब वो मना कर रहा है तो एक क्या हो जाएगा, स्वीकार कर लेना है, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि विलोम। तो स्वीकार करना का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, द एंटोनिम फॉर द वर्ड रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन का यहाँ पे फिर से एंटोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा रिकमेंडेशन का मतलब, रिकमेंडेशन का मतलब होता है किसी चीज का, जैसे कोई चीज है तो उसका सिफारिश करना। सिफारिश करना क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से समर्थन करना। क्या कहते हैं, समर्थन करना, कि उसका कोई जो जो भी होगा, यानी कि वो उस व्यक्ति का समर्थन कर रहा है। जैसे पार्टियों में होता है, जो नेता वगैरह होते हैं उसमें क्या करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति का जो है समर्थन करते रहते हैं एक दूसरे जो लोग होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी समझ लो कि रिकमेंडेशन का मतलब होता है समर्थन करना। तो इसका समर्थन करना का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका जो जैसे सेम यहाँ पे रेफ्यूज का मतलब समझे कि रेफ्यूज का मतलब होता है मना करना, और एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। तो एक प्रकार से यहाँ पे भी समझ लो रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि समर्थन करना। जब उसका समर्थन कर रहा है तो जो अगला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अस्वीकृत करेगा, यानी कि उसको समर्थन नहीं करेगा, यानी कि उसका समर्थन नहीं करेगा। तो इसका जो विपरीत वैसे यहाँ पे हुआ था रेफ्यूज का एक्सेप्ट, तो ऐसे रिकमेंडेशन का मतलब हो जाएगा जब यहाँ पे हो रहा है कि समर्थन करना, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अस्वीकृत, यानी कि अस्वीकृत का मतलब उसका समर्थन नहीं करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। डिसअप्रूवल का मतलब होता है अस्वीकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस नरिश्ड इज, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो ये वर्ड दिया गया है नरिश्ड, क्या दिया गया है, नरिश्ड, तो इसकी जगह पे कहा जा रहा है कौन सा बेस्ट रिप्लेस, यानी कि जो इसमें वर्ड है कौन सा नरिश की जगह पे आ सकता है, यानी कि रिप्लेस हम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो नरिश यानी कि नरिश्ड का मतलब याद रखना क्या होता है, तो नरिश का अर्थ जो होता है पोषण देना या बढ़ावा देना या सहारा देना कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सपोर्टेड। सपोर्टेड का हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नरिश को जब हम रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या कर पाएंगे, सपोर्टेड को ऐड कर पाएंगे, यानी कि रिप्लेस बदल सकते हैं। तो रिप्लेस का मतलब जो होता है सहारा देना होता है, ओ सॉरी, रिप्लेस नहीं, यहाँ पे रिप्लेस का मतलब तो बदलना होता है, नरिश का मतलब जो होता है सहारा देना या बढ़ावा देना। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है अतुल माहेश्वरी का जो रियल पेपर यानी कि ओरिजिनल पेपर था यहाँ पे 11th और 12th का, उसको हमने देखा। तो इसमें क्या क्या सॉल्व किए, जो जीके के प्रश्न थे या हिस्ट्री के प्रश्न थे या करंट अफेयर से जो रिलेटेड प्रश्न थे, इसमें पूरे 40 प्रश्न उसको हमने देखा। और साथ ही साथ जो 10 प्रश्न आपके हिंदी के आए हैं और 10 प्रश्न जो है आपका इंग्लिश का जो पूछा गया है उसको सॉल्व किए। बाकी जो आपका 40 प्रश्न बच रहा है, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के बच रहे हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को जो है अतुल माहेश्वरी का पूरा तैयारी करना है तो आप लोग बेफिक्र होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 1 महीने बाद हम फिर से जो है मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे, न्यू पैटर्न पर आधारित, यानी 2026 के पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जितने चैप्टर को हम पढ़े रहेंगे वो सारे चैप्टर्स का जो है हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जिससे आप लोग पूरा बेहतर तरीके से जो है तैयारी कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, और अपना जो है अतुल माहेश्वरी का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तथा साथ ही आप लोग को एक और काम करना है, जो हमारा फेसबुक पेज है, अभी हमने न्यू फेसबुक पेज बनाया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा करके उस पर भी सपोर्ट दिखाओ और वहाँ पे भी जो है फॉलो करिए हमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।